फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स में शेड्यूल आज हम डिस्कस करेंगे। ड्रग्स के शेड्यूल से हर साल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, उन्हीं को आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थेरापेटिक्स गुड्स क्या होते हैं? गुड्स मतलब होता है प्रोडक्ट। ठीक है। हम चूंकि फार्मेसी पढ़ रहे हैं, फार्मास्यूटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, तो हमारे लिए यहाँ पर गुड्स हो जाएंगी दवाइयाँ। ठीक है। और दवाइयों में थेरापेटिक इफेक्ट होता है। थेरापेटिक इफेक्ट का मतलब होता है दवाइयाँ बीमारी को ठीक कर सकती हैं। ये दवाइयों की क्वालिटी होती है। ठीक है। आइडियली दवाइयों के साइड इफेक्ट्स कम से कम होने चाहिए, एडवर्स इफेक्ट कम से कम होने चाहिए। दवाई की इफिकेसी अच्छी होनी चाहिए, दवाई की सेफ्टी प्रोफाइल अच्छी होनी चाहिए, दवाई पेशेंट के लिए सेफ होनी चाहिए। ये दवाई के आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। मरीज दवाई बीमारी ठीक हो जाए इसलिए खाता है। कहीं ऐसा ना हो कि दवाई खाने से मरीज को कोई साइड इफेक्ट हो या एडवर्स इफेक्ट हो जिस वजह से कोई नई बीमारी खड़ी हो जाए। इसलिए दवाइयों को सेफ्टी के साथ यूज किया जाता है, डॉक्टर्स की एडवाइस पर ही यूज किया जाता है। और दवाइयाँ फैक्ट्री में रूल्स एंड रेगुलेशन के अनुसार बनाई जाती है, और मेडिकल स्टोर से ड्रग की डिस्पेंसिंग भी रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से की जाती है। और जो रेगुलेटिंग अथॉरिटीज होती है वो लाइसेंसिंग प्रोवाइड करती है ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ड्रग की सेलिंग के लिए, ड्रग के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ड्रग के इंपोर्ट के लिए। तो ये सब नियम कानून के तहत किया जाता है, और इन्हीं नियम कानूनों की स्टडी हम करते हैं फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स में, जिसको हम फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस भी कहते हैं। एफडीए का फुल फॉर्म होता है फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ये यूनाइटेड स्टेट्स की एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ड्रग्स को रेगुलेट करती है। ठीक है। ड्रग्स, मेडिसिन या थेरापेटिक गुड्स, या हम इनको इसेंशियल कमोडिटीज भी कहते हैं। तो इसको कौन रेगुलेट करता है? यूनाइटेड स्टेट्स की इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। यही आपके ओटीसी ड्रग्स को अप्रूवल भी देती है। दो टाइप के ड्रग्स होते हैं, एक तो ओटीसी ओवर द काउंटर ड्रग्स जो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन डायरेक्टली कंज्यूमर मेडिकल स्टोर से खरीद सकता है और कंज्यूम कर सकता है। दूसरे होते हैं प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स। प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स के लिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड एमबीबीएस या एमडी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे ही ये ड्रग्स दिए जाते हैं। और कुछ शेड्यूल के ड्रग्स ऐसे होते हैं जो केवल हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट को मेडिकल सुपरविजन में दिए जाते हैं, जैसे नर्स का सुपरविजन हुआ, डॉक्टर का सुपरविजन हुआ। तो वो जरूरी होता है, नहीं तो पेशेंट की जान को खतरा होता है। यूनाइटेड स्टेट्स के हिसाब से जो शेड्यूल है इसको ब्रॉडली क्लासिफाइड किया गया है, शेड्यूल 1, 2, 3, 4 एंड 5। है ना। 5 तो खैर उतना पॉपुलर नहीं है, 4 शेड्यूल्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट शेड्यूल है इसमें वेरी हाई पोटेंशियल फॉर एब्यूज ऑफ ड्रग आता है। ऐसे ड्रग्स जो बहुत ज्यादा पेशेंट को डैमेज कर सकते हैं, उसके मेंटल स्टेट को खराब कर सकते हैं, ड्रग डिपेंडेंस कॉज कर सकते हैं, ड्रग अब्यूज कॉज कर सकते हैं। इसलिए इनको मेडिकल फील्ड में यूज ही नहीं किया जाता। जैसे हेरोइन हुआ, एम्फिटामीन हुआ, लाइसर्जिक एसिड डेरिवेटिव्स हुआ। ये ड्रग्स हमारे ब्रेन पे बहुत ज्यादा पावरफुल इफेक्ट दिखाते हैं, इसलिए इसके यूज को बैंड किया गया है। लेकिन कुछ लोग नशे के रूप में इन दवाइयों का सेवन करते हैं, इनकी कालाबाजारी होती है, इनकी स्मगलिंग होती है। आपने देखा होगा लोग हेरोइन, स्मैक, चरस, गांजा, इनसे बहुत ज्यादा नशा करते हैं। है ना। तो एक्चुअली ये है सब दवाइयाँ, लेकिन इसका जो ब्रेन पे इफेक्ट है वो बहुत ज्यादा नेगेटिव पड़ता है। इसलिए शेड्यूल 1 की जो दवाइयाँ हैं ये वेरी हाई पोटेंशियल रखती है ड्रग अब्यूज के लिए। दैट्स वाई ये ट्रीटमेंट में यूज नहीं की जाती। तो इसके एग्जांपल्स आप याद रखोगे, हेरोइन, एम्फिटामीन और लाइसर्जिक एसिड डेरिवेटिव्स, ये 3 दवाइयाँ। शेड्यूल 2 जो है इसमें हाई पोटेंशियल तो होता है, लेकिन कंपैरेटिवली फर्स्ट शेड्यूल से थोड़ा कम होता है। तो इनको हम यूज तो करते हैं, लेकिन ये भी फिजिकल डिपेंडेंस और साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस कॉज करती है। साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस मतलब इनको खाने के बाद मरीज को बार बार इनको कंज्यूम करने की अंदर से डिजायर आती है। ठीक है। तो उसको लत पड़ जाती है, इन दवाइयों की हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स होती हैं। जैसे मॉर्फिन है, ये पेन किलर की तरह यूज होती है। ओपियोइड्स, एनाल्जेसिक्स। फेंटानिल ये भी एनाल्जेसिक कैटेगरी का ड्रग है। कोकेन, डेक्स्ट्रो एम्फिटामीन और एमोबार्बिटल। तो ये जो ड्रग्स मैंने आपको बताए ये आपके हाई पोटेंशियल फॉर एब्यूज रखते हैं और सेकंड शेड्यूल में आते हैं। जो थर्ड शेड्यूल है इसमें एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स आते हैं, नेलमोर नेलो नेलोरफिन ड्रग आता है। तो ये ड्रग्स थर्ड में आते हैं। और फोर्थ कैटेगरी में एल्प्राजोलम और फिनोबार्बिटोल जैसे ड्रग्स आते हैं। यदि मैं इंडियन शेड्यूल की बात करूं,
ये जो इंडियन शेड्यूल्स भी बनाए गए हैं, ये भी यूनाइटेड स्टेट्स के रूल्स के अकॉर्डिंग ही बनाए गए हैं, उनको आधार मान के ही बनाए गए हैं। तो हमने इसमें पहले भी शेड्यूल्स डिस्कस किए हैं। इसमें जो ए शेड्यूल होता है, इसमें ए फॉर एप्लीकेशन, इसमें एप्लीकेशन प्रोफार्मा दिए हुए हैं ड्रग के इंपोर्ट यदि हम करना चाहें, है ना। सी और C1 कैटेगरी के प्रोडक्ट्स को यदि हम इंपोर्ट करना चाहें तो हमें फॉर्म नंबर 8 फिलअप करना पड़ता है। यदि हम किसी न्यू ड्रग फॉर्मुलेशन की मैन्युफैक्चरिंग करना चाहें तो उसके लिए हमें फॉर्म नंबर 46 को फिलअप करना पड़ता है। तो इसमें फॉर्म के प्रोफार्मा दिए हुए हैं एप्लीकेशन, जैसे किसी को मेडिकल स्टोर ओपन करना है ना, किसी को मैन्युफैक्चरिंग करनी है, तो उस हिसाब से वो एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करके अप्लाई करता है। शेड्यूल बी में फी ऑफ टेस्ट दी हुई है। यदि हमें एनालिसिस करवानी है ड्रग एनालिस्ट से, जो कि CDL में काम करता है, सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी, वहां पर ड्रग एनालिस्ट काम करता है, उससे यदि हमें कोई एनालिसिस करानी है, फॉर एग्जांपल यदि हमें किसी ड्रग का लीथल डोज पता करना है तो उसकी 2,500 रुपये फीस लगती है। लीथल डोज मतलब दवाई का वो डोज जिसपे जान चली जाती है, जो टॉक्सिसिटी कॉज करता है, उसको हम लीथल डोज बोलते हैं। नेक्स्ट आता है आपका सी शेड्यूल, सी और C1। सी में आता है बायोलॉजिकल और स्पेशल प्रोडक्ट्स। इसका एग्जांपल है सेरा, वैक्सीन्स, एंटीजेनिक प्रिपरेशन, टॉक्सिन्स, एंटीटॉक्सिन्स, इंसुलिन और बैक्टीरियोफेजेस। ये सारे फॉर्मुलेशन आपके सी शेड्यूल में आते हैं। और C1 में आता है आपका डिजिटालिस प्रिपरेशन, फिश लिवर ऑयल, कॉड लिवर ऑयल जो आता है सी कॉड के नाम से, इर्गोट प्रिपरेशन। इर्गोट आपका ऑक्सीटोसिक ड्रग होता है जो कि यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन कॉज करता है, फार्माकोग्नोसी में हमने पढ़ा है इसको। लीवर एक्सट्रैक्ट और विटामिन प्रिपरेशंस, तो ये सब C1 शेड्यूल में आती है। तो सी और C1 शेड्यूल पे शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है, तो इसके एग्जांपल्स आप जरूर मेंशन करेंगे। अब C1 प्रोडक्ट की लेबलिंग रिक्वायरमेंट क्या है? दे मस्ट बी टेक अंडर मेडिकल सुपरविजन। मेडिकल सुपरविजन का मतलब होता है डॉक्टर की निगरानी में या स्टाफ नर्स की निगरानी में ही आपको इन दवाइयों को कंज्यूम करना है, अदरवाइज इनके सीवियर साइड इफेक्ट्स बॉडी में अपीयर हो सकते हैं। शेड्यूल डी में आता है आपका मिल्क हुआ, दाल हुआ, ओट्स हुआ, अदरक, काली मिर्च, ये ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनसे दवाइयां भी बनाई जाती हैं, है ना। तो इसमें इस टाइप के प्रोडक्ट्स आते हैं डी शेड्यूल में। तो इसमें मेंशन करना होता है कि हम इनको किस तरह से यूज कर रहे हैं। जैसे दवाई, हम काली मिर्च और अदरक की दवाई बना रहे हैं या हम उसको फूड इंडस्ट्री में यूज कर रहे हैं, तो ये मेंशन करना होता है इंपोर्ट के टाइम पे। शेड्यूल ई में पॉइजन्स दिए हुए हैं। आयुर्वेदा में जो पॉइजन्स होते हैं, जैसे भांग हुआ, धतूरा हुआ, जायफल हुआ। भांग आपका दवाई भी है और पॉइजन भी है। यदि इसका डोज बढ़ा दिया जाए तो ये पॉइजनस हो जाती है और काफी हानिकारक हो जाती है, ब्रेन पे इसका काफी पावरफुल इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो धतूरा हुआ, जायफल, और कुछ मिनरल ओरिजिन के ड्रग्स हैं जैसे आर्सेनिक और मर्क्यूरी। मर्क्यूरी थर्मोमीटर में होता है, जिससे हम बॉडी का टेम्परेचर मेजर करते हैं, और आर्सेनिक का लिमिट टेस्ट भी हमने फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में पढ़ा है, जो कि गठजट एपरेटस में परफॉर्म किया जाता है। तो ये एक लिमिट, परमिसिबल लिमिट IP में मेंशन की गई है, उससे ज्यादा ये नहीं होना चाहिए। उससे यदि ज्यादा होगा तो ये टॉक्सिसिटी कॉज करेगा। कुछ एनिमल ओरिजिन से भी हमें प्रोडक्ट मिलते हैं जो कि दवाई भी होती है और पॉइजन्स भी होते हैं, जैसे स्नेक वेनम। स्नेक वेनम से एंटीडोट बनाए जाते हैं स्नेक बाइटिंग के ट्रीटमेंट के लिए। तो ये ड्रग्स के शेड्यूल्स काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको इसके नोट्स बना लेंगे, एग्जाम में आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। सिक्स्थ एग्जाम का जो सिक्स्थ पेपर है वो है आपका फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस, जिसको हम फार्मेसी लॉ एंड इथिक्स भी बोलते हैं। शेड्यूल F में ब्लड बैंक के बारे में दिया हुआ है, किस लोकेशन पे हम खोलेंगे, ब्लड बैंक का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होगा, किस तरह का स्टाफ हम वहां पर रखेंगे, कौन से इक्विपमेंट अपरेटस वहां पर रखेंगे, हमें कौन सी फैसिलिटीज देनी पड़ेगी, और लाइसेंसिंग के लिए हम अप्लाई करेंगे तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी। ये सारी चीजें F शेड्यूल में दी हुई है। F1 में दिया हुआ है स्टैंडर्ड फॉर बैक्टीरियल वैक्सीन्स, और जो एंटीसेरा प्रिपरेशंस है, डायग्नोस्टिक्स आते हैं, एंटीजेनिक डायग्नोस्टिक्स जो कि लेबोरेटरी में यूज होते हैं, तो इनके स्टैंडर्ड्स दिए हुए हैं। F2 में सर्जिकल ड्रेसिंग के स्टैंडर्ड दिए हुए हैं, जो हमने कोग्नोसी में भी पढ़ी थी, जिसमें बैंडेज आता है, एब्जॉर्बिंग कॉटन आता है, पट्टी आता है ना।
तो ये सब इसमें आता है। और F3 में दिया हुआ है अम्बेलिकल टेप्स के बारे में, जिसका एग्जांपल है पॉलिस्टर टेप और कॉटन टेप, जो चिपकाने के लिए हम मेडिकल फील्ड में यूज करते हैं। अब इसी में एक शेड्यूल आता है FF। इसमें ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन के लिए स्टैंडर्ड दिए हुए हैं। ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन का स्टेराइल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये आंखों में यूज किए जाने वाले सॉल्यूशन और सस्पेंशन होते हैं, जो कि आई आई से एसोसिएटेड डिजीज डिसऑर्डर के मैनेजमेंट ट्रीटमेंट में यूज किए जाते हैं। इस पे वार्निंग क्या मेंशन होती है, हमें किसी भी आई ड्रॉप के टिप को टच नहीं करना होता, क्योंकि हमारे जो हाथ है उससे कंटामिनेटेड हो सकता है उसका टिप, तो जिससे आंखों में माइक्रोब्स जा सकते हैं, तो इन्फेक्शन और ज्यादा बढ़ सकता है। तो ये है आपका शेड्यूल FF। ऐसे ही आपका शेड्यूल G होता है। शेड्यूल G में ऐसे मेडिसिन हैं जो कि RMP के और मेडिकल स्टाफ के सुपरविजन में ही कंज्यूम किए जाते हैं, और इनकी प्रॉपर बिलिंग, यदि दवाई कोई बेचता है तो उसकी बिल बिल का रिकॉर्ड फाइल में संभाल के रखना होता है 2 साल तक। अब इन G शेड्यूल की दवाइयों के एग्जाम्पल क्या है, क्लोरथायाजाइड, ये डायूरेटिक, एंटी डायूरेटिक आपको मैंने पढ़ाया था, है ना। तो ये डायूरेटिक कैटेगरी का ड्रग है, हाइपरटेंशन और ग्लूकोमा के मैनेजमेंट में यूज होता है क्लोरथायाजाइड, थायाजाइड डेरिवेटिव्स। हाइडेटोइन, हाइडेटोइन कहाँ यूज होता है, इनकी कैटेगरी भी हमें पता होना चाहिए। हाइडेटोइन आपका एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है, एपिलेप्सी के इलाज में इसका यूज होता है। हाइड्रोक्सी यूरिया, ये आपका मलेरिया के ट्रीटमेंट में यूज होने वाला ड्रग है। इंसुलिन, ये पैरेंटरल रूट से दिए जाने वाला हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट है, जो कि बढ़े हुए ग्लूकोज के लेवल को कम करता है। इंसुलिन इज अ हार्मोन, कहाँ से रिलीज होता है ये, पेनक्रियास के जो बीटा सेल्स होते हैं वो इंसुलिन का प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, एनाटॉमी फिजियोलॉजी में आपको पढ़ाया था मैंने। और मेटफॉर्मिन, मेटफॉर्मिन ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट होता है, ओरल रूट से दिया जाता है 500 mg के स्ट्रेंथ में। तो ये जितने भी ड्रग्स मैंने आपको बताए हैं, इनको देने के बाद मरीज को सुपरविजन में रखना जरूरी होता है, और इनका रिकॉर्ड भी 2 साल तक मेंटेन किया जाता है। मैंने आपको बताया था ना, एक्स शेड्यूल के जो ड्रग्स होते हैं उनका रिकॉर्ड 3 इयर्स तक मेंटेन रखना पड़ता है, प्रिस्क्रिप्शन पे ही मरीजों को डिस्पेंस किए जाते हैं, क्योंकि वो भी फिजिकल डिपेंडेंस और हैबिट फॉर्मिंग होते हैं। नेक्स्ट आता है आपका एच शेड्यूल। एच शेड्यूल में ड्रग आते हैं प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स, इनको हम कहते हैं RMP, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के प्रिस्क्रिप्शन पे ये ड्रग दिए जाते हैं। और ये ड्रग पे वार्निंग क्या लिखी होती है, टू बी सोल्ड बाय रिटेलर ऑन प्रिस्क्रिप्शन, मतलब डॉक्टर के पर्चे पर ही ये दवाई दी जाती है। प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है, डॉक्टर जो मेडिकेशन जिस पीस ऑफ पेपर में लिख के देता है, और उस पे डॉक्टर के सिग्नेचर होते हैं, और डॉक्टर उस पे डेट डालता है, वो वही वैलिड प्रिस्क्रिप्शन होता है, उसी पे एलोपैथिक दवाइयों को डिस्पेंस करने का रूल है। कोई फार्मासिस्ट यदि ऐसा नहीं करता तो उसका लाइसेंस सस्पेंड किया जा सकता है, या उसके लाइसेंस को परमानेंटली रद्द किया जा सकता है, क्योंकि दवाइयाँ हमारी पॉइजन्स भी होती हैं और जान को बचाती भी हैं, इसलिए दवाइयों का सुरक्षित यूज करना बहुत जरूरी है। कभी भी किसी मरीज को सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना चाहिए, विदाउट फिजिशियन एडवाइस कभी मेडिसिन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट भी हमारी बॉडी पे पड़ते हैं, जिससे मरीज की जान जा सकती है, या उसको कोई नई खतरनाक बीमारी खड़ी हो सकती है। क्योंकि दवाइयों के साथ, दवाइयों के फूड के साथ, दवाइयों की बीमारियों के साथ बहुत से इंटरेक्शंस होते हैं। तो जो फिजिशियंस होते हैं वो गहराई से इन इंटरेक्शंस को पढ़ते हैं, तो वो अपने इंटेलिजेंस के आधार पर ही ट्रीटमेंट तैयार करते हैं मरीज के लिए। तो हमें दवाई डॉक्टर की एडवाइस पर ही लेना चाहिए, और सेल्फ मेडिकेशन को जहां तक हो सके अवॉइड करना चाहिए। तो जितने भी शेड्यूल्स के ड्रग्स मैंने आपको बताए, इनके एग्जाम्पल्स आपको याद होना चाहिए, और इनके लेबल पे क्या वार्निंग होती है ना। IP में मेंशन किया गया है कि कौन सी दवाई पे, लेबल पे कौन सी वार्निंग आपको मेंशन करनी है। आप किसी भी दवाई को उठा के देखोगे, H शेड्यूल की, X शेड्यूल की, तो उस पे कोई ना कोई वार्निंग जरूर लिखी होगी। और उन दवाइयों की पैकेजिंग के आधार पे, उनकी जो लेबलिंग है उसको देख के आप ये भी आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वो किस शेड्यूल की दवाई है। तो ये जो एच शेड्यूल की दवाई होती है, इसमें वो ड्रग्स आते हैं जो कि NDPS एक्ट में मेंशन किए गए हैं, ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट। साइकोट्रोपिक सब्सटेंस वो होते हैं जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे काम करते हैं, है ना। इसमें नींद की गोलियां आती है ना। और मिर्गी के ट्रीटमेंट में जो दवाइयां यूज होती हैं, सेडेटिव हिप्नोटिक्स यूज होते हैं।
स्लीपिंग पिल्स, है ना। और जो एंटी जो दवाइयां आपके अवसाद को, तनाव को कम करने के लिए यूज होती हैं, है ना, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स, और एंटी एंजियोलाइटिक ड्रग्स, एंटी एंजाइटी ड्रग्स, जो ड्रग्स एंजाइटी को कम करती है। तो सारी वो दवाई जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर काम करती है, हमारे स्टेट ऑफ माइंड को चेंज करती है, वो किस में आती है आपकी, वो आती है आपके एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत। ठीक है। और इस पे सिंबल क्या होगा, एनआरएक्स। एनआरएक्स के सिंबल से हम इन दवाइयों को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हम इनकी पहचान कर सकते हैं। अब एज शेड्यूल के ड्रग्स के एग्जांपल हमें पता होना चाहिए, ए साइक्लोवीर। अब यहाँ पर जो लास्ट में वीर लगा हुआ है, इससे हमें समझ में आ रहा है कि ये एंटीवायरल ड्रग है। ठीक है, ड्रग के सफिक्स और प्रीफिक्स के आधार पे हम ड्रग को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके लिए मैंने आपको एक स्पेशल लेक्चर लिया था, उसमें आपको बताया था कि आप ड्रग को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। जिन भी दवाई के लास्ट में आपको वीर नजर आएगा, आप समझ जाओगे वो एंटीवायरल ड्रग्स हैं। जैसे रेमडेसिविर, रोटावीर, एसाइक्लोवीर, ये सब आपके एंटीवायरल ड्रग्स होते हैं। और कुछ ड्रग्स ऐसे भी है जो एंटीवायरल है, जिनके लास्ट में वुडीन लगा होता है, जैसे जीडोवुडीन। ये एचआईवी के ट्रेट एचआईवी एड्स के ट्रीटमेंट में यूज होने वाला ड्रग है। नेक्स्ट है आपका डाइक्लोफिनेक ड्रग, ये एनएसएड कैटेगरी का है, ये एज अ पेन किलर एनाल्जेसिक यूज होता है। ठीक है, तो ये भी एच शेड्यूल में आता है। बैक्लोफेन, ये आपका मसल्स रिलैक्सेंट एक्टिविटी शो करता है। और कार्बिडोपा, लीवोडोपा और कार्बिडोपा, ये पार्किंसनिज्म के ट्रीटमेंट में यूज होते हैं। ठीक है, पार्किंसनिज्म डिजीज में आपको बढ़ा चुका हूँ, ये नर्वस सिस्टम का डिजीज डिसऑर्डर में आता है। और आपका टेराजोसिन, जो कि प्रोस्टेट इनलार्जमेंट मतलब प्रोस्टेट के साइज में बड़ा हो जाना, उसके इलाज में टेराजोसिन यूज होता है। नेक्स्ट है आपका H1 शेड्यूल। H1 शेड्यूल में आपका थर्ड और फोर्थ जनरेशन के एंटीबायोटिक्स आते हैं। एंटीबायोटिक्स वो ड्रग्स होते हैं जो बैक्टीरियल ग्रोथ को या तो इनहिबिट करेंगे या तो बैक्टीरिया को किल करेंगे। तो बैक्टीरियोसाइडल और बैक्टीरियोस्टैटिक, ये दो टाइप के एंटीबायोटिक होते हैं। तो एंटीबायोटिक के क्लासिफिकेशन में मैंने आपको बताया था इनकी जनरेशन्स के बारे में। तो थर्ड और फोर्थ जनरेशन के जो एंटीबायोटिक है, वो इस कैटेगरी में आते हैं। और इसमें सिंबल क्या होता है, RX सिंबल आपको इसकी लेबलिंग पे देखने को मिलेगा। और कॉर्नर पे आपको एक रेड कलर की लाइन देखने को मिलेगी। एक्स शेड्यूल के ड्रग्स में कॉर्नर में ब्लैक कलर की लाइन होती है, जिससे आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। और इस पे वार्निंग क्या लिखी होती है, टेक दिस मेडिसिन ऑन फिजिशियन एडवाइस, मतलब फिजिशियन के एडवाइस पे ये मेडिसिन आपको लेनी है। इसका एग्जाम्पल क्या है, लीवोफ्लॉक्सासिन है, सिफिक्सिम है, सेफोडॉक्सिम है, ये सब एंटीबायोटिक कैटेगरी के ड्रग्स हैं। और इसी में आपका एल्प्राजोलम भी आता है, जो नींद की गोली है। ठीक है, तो ये आपका एच शेड्यूल है ना। और एच और H1 शेड्यूल दोनों पे शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है 5 नंबर में। शेड्यूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, शेड्यूल्स आपको सारे तैयार कर लेने हैं। ये सब ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब आगे के शेड्यूल हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। इसमें किसी को कोई डाउट है?